मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, आज मेरी माँ हाथ जोड़ती है कि बेटा वापस आ जाओ, तुम जीवित रहोगे। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये शासन प्रशासन ये सत्ता नहीं चाहती कि हम जिंदा रहें। वो मारते हुए मेरा वीडियो बना रहे थे, मोबाइल कैमरा खोल करके वीडियो बना रहे थे। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ उनका पैर पकड़ रहा था कि सर आप मुझे गाली मत दीजिए। वो मारते मारते बदी बदी गालियाँ दे रहे थे, इतनी गालियाँ, ऐसी गालियाँ कि मैं नहीं बता सकता हूँ। पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बुक पढ़े हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पढ़ता हूँ, अभी मेरे सर में इतना पेन है, इतना ज़्यादा भैया, मेरे बॉडी में पेन है, गला में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं किसी से कह नहीं सकता हूँ। अपने फैमिली को नहीं बताता हूँ कि मेरी माँ सुनेगी तो रो रो करके मर जाएगी। व्यवस्था ऐसी है जेल की कि 5 बजे के बाद अगर जो भी कैदी जाता है उसे खाना नहीं दिया जाता है। एक बार खाना मिलता है दिन में 10-11 बजे, और एक बार खाना मिलता है भैया शाम को 4 बजे। फिर आप भूखे रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष और हमारे साथ अमन भाई जुड़े हुए हैं। आज हर वो घटनाक्रम जानेंगे जो जेल के पीछे हुआ। जब इनको जेल ले जाया गया, उसके बाद उस रात को क्या घटा, अमन भाई ने किस तरह से जेल का एक एक पल को सहा है, जिया है। आप कह सकते हैं कि वो हर बात जानेंगे जो इनका डिटेन होने के बाद। स्टार्ट करेंगे सर। अमन भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, ऐसे अमन भाई को सबको ही जानता है कि आपने जो बीपीएससी छात्रों के लिए, अपने हक के लिए जो आपने आवाज़ उठाई, जो आपने यातना सहा, जो प्रगतिवान लाठी की बौछार आप पे हुई, वो तो पूरा दुनिया जानता है। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं उस अमन को जिस अमन ने दर्द को सहा, जिस अमन ने बंद कमरे में जेल के अंदर जो पल काटे। उस समय अमन क्या सोच रहा था? भैया, अगर बात जेल की हो तो वो एक भयानक पीड़ा है, जिसे अगर मैं सच्चाई से, अगर ईमानदारी से बताऊं तो हर उस छात्र के लिए एक दुखद घटना है, जो मैं समझता हूं कि कभी किसी छात्र को उस रास्ते से या शिक्षकों को नहीं गुजरना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए उन छात्रों के साथ या शिक्षकों के साथ जो आज हो रहे हैं। हम किस चीज़ की मांग कर रहे हैं भैया? 18 दिसंबर से पहले कोई अमन है भी बिहार राज्य में कि नहीं, हमें कोई नहीं जानता था। हम अपनी मांग के साथ रोड पे उतरे भैया, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। हमने अपने आंदोलन का नाम ही रखा था शिक्षा सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा। जैसा कि आप जानते हैं भैया कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 25 तारीख तक बैठे रहे, और बैठने के बाद हम लोग सिर्फ इसी आग्रह में रहे कि शायद कोई सत्ता में बैठे सत्ताधीश या सत्ता में बैठे कोई भी लोग आकर के हमारी बात सुने। री एग्ज़ाम फर्स्ट मुद्दा था हमारा। हम ये नहीं कह रहे थे हमें एसडीएम बना दो, हमें डीएसपी नियुक्त कर दो, डीवाईएसपी बना दो। हम सिर्फ एक फेयर एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे। और ये तो सारा दुनिया आप जान चुका है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी में धांधली हुई है। अमन, जब आपको ले जाया गया, पुलिस जब पकड़ी, ये तो पता है कि अमन बहुत स्ट्रांग है, और 13 करोड़ में से एक अमन को इस आंदोलन के लिए अगर कुदरत ने चूज़ किया है तो कुछ तो आप में अलग है। लेकिन प्रशासन के द्वारा क्या क्या, मतलब कुछ सुनने में आया कि प्रशासन ने आपको लाठी की बौछार भी की पकड़ के ले जाने के बाद थाना में। क्या ऐसा ये घटना सही है या फिर ये महज एक अफवाह था? भैया, 29 तारीख की घटना पे नहीं जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है 29 दिसंबर को क्या हुआ, पूरा विश्व देखा जेपी गोलंबर पे जो हुआ। अब मैं आपको 30 तारीख की घटना, 30 जनवरी की घटना बताता हूँ। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बस पैदल मार्च कर रहे थे ताकि सरकार हमें सुने। 31 तारीख को कोर्ट में सुनवाई थी। हम चाहते थे कि उन न्यायाधीश के पास भी हमारी पुकार पहुंचे कि आज छात्र विगत कई दिनों से रोड पर हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके रोड पे हैं। और इसी के लिए हमने ना तो पटना प्रशासन से दुश्मनी थी, ना किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी थी। हम गए और हम इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए हम बीपीएससी ऑफिस की तरफ बढ़े, और हम सिर्फ साइड से जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर कि पुलिस वालों ने रस्सियाँ बांध दी और हमें मजबूरन बैठना पड़ा। और आप जानते हैं मुझ पे जो धारा लगाया गया भैया, वो 132, वो जन जीवन को प्रभावित करने वाले धारा है, और संगीन धारा है एनएसबी 2023 का। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भैया कि उस बीच से पुलिस घिसियाते हुए मुझे लेके गई, जो सभी के नज़रों के सामने थी, टांग करके
मेरे सारे कपड़े उस दिन भी फटे। मैं जो जैकेट पहना था वो मेरे किसी दोस्त ने ठंड लग रहा था तो वो पहनाया था, उस जैकेट को पूरी तरह से फाड़ दिया गया। घिसियाते हुए वैन में बैठाए मुझे ले जाने के बाद जब मैं सचिवालय थाना पहुंचा तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि तुम किसके कहने पर इस आंदोलन में आए हो। वो चाहते थे कि मैं किसी टीचर या किसी व्यक्ति का नाम बताऊं जो मुझे इन्फ्लुएंस करके बुलाए हैं। मैं कहता हूं भैया मैं बीपीएससी का तैयारी करता हूं, यूपीएससी भी पढ़ा है हमने, हम संविधान को पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं। इतना तो हम में ज्ञान है कि अपने हक अधिकार की बात किसी के कहने से नहीं उठाया जाता है, स्वयं के अंदर से आना चाहिए। और हमने इसीलिए अपने हक अधिकार की बात उठाई। लेकिन भैया जब थाना में हमें ले के गया तो वहाँ पे एक हमसे यही पूछा गया था, हमने कहा कि सर हम अपने हक अधिकार के बाद स्वयं उठाने आए हैं, हमें किसी ने बुलाया नहीं है। वहाँ पे एक ऐसा ही है अंगद कुमार, उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा। उतने बच्चों के बीच में वहाँ कैमरा लगा हुआ है और बद्दी मेरे माँ बहन की गालियाँ दी गई। तुम नेता बनते हो, ये बनते हो, साले तुम नाम बताओ। माँ बहन की गालियाँ जो मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता हूँ। और उसके बाद बगल में जो कमरा था घिसिया करके ले गए मेरे कॉलर पकड़ के और मुझे मारना स्टार्ट की। लात घूसा से मुझे मारा गया। और मैं आपको बता दूं सस्पेन पड़ा हुआ था, चाय के सस्पेन, उससे मेरे सर पे प्रहार किए गए। मेरा पूरा शर्ट पीछे से गंदा हो गया था, चाय गिरा था पूरा। और उसके बाद लात घूसों से मुझे मतलब कई एक बार मारा गया। और उसके बाद 40 वहाँ पे लगभग 40 व्यक्ति थे, उसमें से मुझे खींच करके हाजत में बंद किया गया। इतनी गंदगी थी वहाँ पर, मच्छर काट रहा था उस हाजत में। मुझे टॉयलेट आया था, मैंने कहा कि सर मुझे बाहर निकाला जाए, तो कह रहा इसी में करो और इसी में जो करना है करो, बाहर नहीं निकालेंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने पर, हाथ पैर जोड़ने पर वो मुझे बाहर ले गए। और तब मुझे वो वॉशरूम ले गए। वॉशरूम में भी ऐसे कि पीछे से जैसे मुजरिम को पकड़ते हैं, मेरा बेल्ट पकड़ के वो ऐसे खड़े थे। एक मतलब अमानवीय व्यवहार। और तब वॉशरूम करो। मैंने कहा कि सर ऐसे आप कैसे कर सकते हैं, मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, मैं मुजरिम तो हूँ नहीं, मैं अपने हक अधिकार की बात के लिए अपना आवाज़ उठाया और आप इस तरह कर रहे हैं कि मुझे वॉशरूम तो स्वतंत्र पूर्वक से करने दीजिए। लेकिन वो मेरा कॉलर ये बेल्ट पकड़ के पीछे से खड़े रहे और वॉशरूम मुझे करवाया गया। उसके बाद जब मैं फिर आया तो फिर अंगद कुमार मुझे मारे। मैंने पूछा उनसे कि सर इस तरह आपकी पुलिस कर रही है कि वॉशरूम करने वक्त भी वो पकड़ती है, ये पीछे से बेल्ट पकड़ रही है, कैसा व्यवहार है। मुझे फिर मारा कि साले तुम मुझे राजनीति सिखाओगे, तुम मुझे पुलिसगिरी सिखाओगे कि कैसे व्यवहार किया जाता है। और मुझे गाली देने लगे। उस वक्त मैं पूरा टूट चुका था। जब रात भर हमें भूख भी लगी थी काफ़ी ज़्यादा, हम क्योंकि 12 बजे से हम लोग रोड पे उतरे थे। उसके बाद वो एक लिट्टी मंगवाया सभी के लिए, मुझे खाने के लिए दिया गया। मैं लिट्टी खा भी नहीं पाया क्योंकि सारा दर्द कर रहा था, मैं नहीं खाया। उसके लिए भी वो मार रहे थे कि तुम खाओगे कि साले तुमको देखना है। मुझे बहुत मारा गया, ये हकीकत है भैया, ये मिथ्या नहीं है। अगर मैं पत्रकार बंधुओं से आपसे भी कहता हूँ, आप आज भी 30 तारीख के रात वाली जो फुटेज अगर आप सचिवालय से निकालते हैं उसमें साफ साफ नजर आएगा कि मुझे किस तरह गाली दी गई माँ बहन की, और खींच करके कमरे में बंद करके मारा गया। और एक बात और बताता हूँ भैया, वो मारते हुए मेरा वीडियो बना रहे थे, मोबाइल कैमरा खोल करके वीडियो बना रहे थे। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ उनका पैर पकड़ रहा था कि सर आप मुझे गाली मत दीजिए। वो मारते मारते बदी गालियाँ दे रहे थे। इतनी गालियाँ, ऐसी गालियाँ कि मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं बस हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इन गालीबाज पुलिस वालों के खिलाफ कुछ होना चाहिए। इस तरह का करतूत मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा था। भैया मैं मेंस भी लिख चुका हूँ। अगर आज के बाद मुझे मेंस में कहीं ये सवाल पूछा जाएगा कि आप अपने मौलिक अधिकार की विवेचना कीजिए, मैं कैसे कर पाऊँगा उस चीज़ को। बुक में हम कुछ और पढ़ते हैं, शिक्षकों के द्वारा हमें कुछ और पढ़ाया जाता है, और हमारे साथ जो व्यवहार होता है, अब लगता है ना कि ये मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान के पन्नों में दर्ज होकर के रह गया है, कहीं ना कहीं नहीं प्राप्त होते हैं मौलिक अधिकार। ये जो रीट याचिका है जो हम दायर करते हैं, क्या इस पर सही ढंग से सुनवाई होता है? नहीं होता है भैया। इतना मारा पीटा गया, कहाँ है मानव अधिकार आयोग, कहाँ पर है ह्यूमन राइट कमीशन, कहाँ है भैया? कोई हमसे पूछने तक नहीं आया कि क्या हुआ। मेरे चेस्ट पे डंटों के निशान पड़े हुए थे। 29 तारीख वाला मेरा पूरा पैर जख्मी हो गया था, कोई नहीं आया। मेरे घर की हालत ऐसी है जहाँ पर अगर आज पिताजी कोई काम करेंगे तो सुबह में भोजन बनेगा, नहीं तो फिर अगर कल नहीं कोई काम करेंगे तो भोजन नहीं बनेगा। 2-3 कट्ठा खेत है, उसमें से सब्जी हम लोग उपजाते हैं, वही खाते हैं, बेच करके जो अर्निंग होता है उससे अपना परिवार चलता है। मैं 2 भाई हूँ, मेरा भाई पटना में छोटा छोटा कोचिंग पढ़ाता है, मैं भी पढ़ाता था। लेकिन 54-55 दिनों से इस चक्कर में ना तो पढ़ाई हो पा रही है, और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ कि कभी कभी तो लगता है कि अब कोई सुनने वाला नहीं है। और
अंदर से साहस होता है ना कि कुछ ऐसा कर बैठो कि जिससे समाज जगे। एक सोनू गया, कोई नहीं पूछा, खास अमन भी चला जाएगा तो कोई पूछेगा। इस तरह की मानसिक स्थिति बनी हुई है भैया। बस आप लोगों से आग्रह करते हैं कि छात्रों के आवाज़ को आप लोग सुनिए, हमारे दर्द को पहचानिए कि हमारे साथ क्या होता है। उसके बाद भैया हुआ क्या कि मुझे सुबह हुई, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी। रात भर हमें बैठा के रखा गया, सोने तक नहीं दिया गया, जानवरों की तरह सुलूक किया गया। और उसके पश्चात मुझे उल्टियाँ पे उल्टियाँ होने लगी, पूरा बॉडी। अभी भी भैया मेरा सर दर्द कर रहा है, सारा सर पे पेन है। मैं अभी भी मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरा गला का आवाज़ ख़राब है। मैं बेटाडीन एक साथी को बोला तो वो खरीद के दिए। मैं उससे जो है गरारा करता हूँ ताकि खराब, गले में दर्द है। मतलब इतना मारा गया कि आपको मैं बता नहीं सकता। ये हकीकत है, देखा जा सकता है साफ साफ। और शुरू से ही मुझे मारा पीटा जा रहा है। 29 तारीख से ही देखिए मैंने क्या गुनाह किया भैया। 43 लोगों को, 44 लोगों पर FIR था, उसमें से 40 लोगों को सेम धाराओं में पटना पुलिस ने थाने से जो है बेल दे दिया, एंटीसिपेटरी बेल। हमें क्यों नहीं मिला भैया? हमने क्या गुनाह किया था? उन 40 में हम भी तो थे। हमें, मेरा जब तबीयत खराब हो गया तो गर्दनी बाग हमें लेके गया गर्दनी बाग वहाँ पे हॉस्पिटल में। और मुझे 3 सुई, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, 3 सुई। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, 3 सुई इंजेक्शन मुझे पड़े। उसके बाद भी जब मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, जब उल्टियाँ हो रही थी तो सिर्फ कफ गिर रहा था और दर्द काफ़ी ज़्यादा था। वो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि इस बच्चे को कैसे हम कंट्रोल करें, इसकी स्थिति कैसे सुधार है। फिर आनंद फानंद में वो मुझे PMCH रेफ़र कर दिए। उसी बीच हमारे कुछ मित्र हमसे मिलने आ गए। पुलिस वाले ने उन्हें धक्का दे करके भगाया, मैं होश में भी नहीं था। बाद में इन लोगों ने कहा कि हम मिलने गए थे और पुलिस वाले हमें धक्का दे के भगा दिए कि तुम लोग क्यों आ रहे हो। उसके बाद भैया मुझे PMCH ले जाने के रास्ते में एक कोई उसमें SI थे, मैं नाम नहीं है उनका, नाम याद है, 2 SI थे और एक ड्राइवर थे। वो मुझे 2 घंटा गर्दनी बाग से PMCH ले जाने में लगा और रास्ते भर सिर्फ इतना कहा। और 2-2 मिनट पे अनु कुमारी जो DSP है, मैम का फ़ोन आता रहा और रास्ते भर बस वो यही कह रहे थे कि तुम डॉक्टर से सिर्फ इतना कहोगे तुम फिट हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, तुम पर संगीन धाराओं में तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा। मतलब भैया मैं ऐसा स्थिति में था ना कि अगर उस समय कोई व्यक्ति मुझे अगर कुछ खाने के लिए मिलता ना भैया तो मैं मर जाता। लेकिन माँ बाप के चेहरे सामने आ रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो जाता है ना तो मेरी मम्मी जी नहीं पाएगी। मेरी मम्मी की स्थिति वो काफ़ी वृद्ध हो चुकी है, मेरी मम्मी की स्थिति काफ़ी ख़राब रहती है। जब मैं जेल गया तो मेरे भाई साहब, मेरे मुकेश नाम है, वो मुझसे मिलने आया। मेरी माँ की स्थिति बताया कि मम्मी टेंशन में 2 बार हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, BP लो हो चुका है उनका, मेरे फादर वृद्ध हो चुके हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि मेरे घर की स्थिति ऐसी है कि एक बड़ा मेरे मम्मी पापा सपना सोचे थे कि मैं पढूं, नौकरी हो मेरा और उससे मेरे घर की स्थिति सुधरे, मैं समाज के लिए कुछ करूं। लेकिन ये लोग करने नहीं देंगे कभी भी हमें। इस तरह की स्थिति है। मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, आज मेरी माँ हाथ जोड़ती है कि बेटा वापस आ जाओ, तुम जीवित रहोगे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये शासन प्रशासन, ये सत्ता नहीं चाहती कि हम जिंदा रहें। अगर इनके मन में ये सत्ता से प्रेरित नहीं है तो कौन सा गुनाह किए हम भैया, बस इतना बता दीजिए। ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया, किसी पर पत्थर तो नहीं चलाया, रोड़ा तो नहीं चलाया, लेकिन ये बार बार हमें उठाती है, लाठी मारती है, प्रताड़ित करती है और फिर राजनीति होती है हम बच्चों पर। क्यों? रो मत अमन, रोना नहीं है। आप पूरे बिहार का आशा हो और आप पे ही, अब आप ही को देख के ना ये पूरे युवा, सच पूछिए तो पूरे BPSC के जितने भी भाई हैं या फिर सभी छात्र कि आप रोल मॉडल बन चुके हो भैया। आपको रोना नहीं, आप मजबूत हो और आपको कुदरत ने चुना। उस भैया बात रोने की नहीं है, मेरे अंदर जितना दर्द भरा है इन दिनों में, मैं बस अपने माँ बाप का चेहरा देख के और साथियों का हौसला देख के, सच कहिएगा तो जीवित है, नहीं तो मुझे भी सोनू बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, मैं भी सोनू बन जाता भैया। वो सोनू कहीं ना कहीं आत्महत्या इसलिए नहीं किया कि वो उसे नौकरी चाहिए थी, वो सिस्टम से हार चुका था, वो सिस्टम से पूरी तरह से प्रताड़ित हो गया था भैया। और कहीं ना कहीं इस सिस्टम के कारण ही वो लड़का आत्महत्या कर लिया। और आज मेरे मन में वो दर्द है। मैं अगर सच पूछिए भैया कि अगर मुझे अपने घर वालों की टेंशन नहीं होती, माँ बाप का चेहरा नहीं याद रहता, तो मैं भी कहीं ना कहीं ये कदम उठा लेता। लेकिन मैं एक साहस के साथ अब लड़ूंगा
और लड़ता रहूँगा। मैं आपको बताता हूँ भैया कि जब PMCH लेके गया तो स्पेशल मुझे एक थाना है PMCH में भी, जिससे एप्लीकेशन लिखा जाता है और तब वो क्या करते हैं, फिट करार दिए जाते हैं। डॉक्टरों के सामने कहा गया मुझे कि तुम बोलो कि तुम फिट हो, नहीं तो तुमको तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा और तुम कभी भी अफसर बनने का सपना भी नहीं देख पाओगे। मैं डर गया था भैया पूरी तरह से। मैं कहा कि ठीक है मैं बोलूँगा। मेरे पूरे बॉडी में दर्द थे, मुझे ECG करवाया गया मेरा। उसके बाद मुझसे पूछी डॉक्टर, वहाँ पे एक महिला थी, उन्होंने कहा कि आप ठीक है। मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था लेकिन मैं आँख में आंसू भरा था। तो वो पूछी कि आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं मम्मी का याद आ रहा है, पता नहीं किन चक्करों में मैं पड़ गया हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। वो साइन की और उसके बाद उनको रिपोर्ट दी और वो आनन फानन में पुनः सचिवालय थाना लाए और वहाँ से मुझे वो सिविल कोर्ट लेके गए। मुझे उम्मीद थी कि जो न्यायाधीश है, जो मजिस्ट्रेट है अफ्ताब आलम साहब, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि वो मेरी बात सुनेंगे। जब मुझे अंदर लेके गया तो मैं उनसे कहा कि सर मुझे बहुत मारा। मैं हिम्मत जुटाया। वहाँ पर संजीव जी थे, SHO दरोगा थे वो। मैंने उनसे कहा कि भैया सर, वहाँ पे मैंने कहा उनसे कि मिलॉर्ड मेरी बात सुना जाए। मैं हैंड इरेज किया तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या हुआ। मैंने कहा सर मुझे बहुत मारा गया, माँ बहन की गाली दी गई है, मेरा मेडिकल दोबारा करवाया जा रही मेडिकल। तो जब कहा इसका मेडिकल नहीं करवाओ, इसका मेडिकल करवाओ, तो वो जो संजीव दरोगा थे वो सैल्यूट मार के कह रहे थे कि इनका मेडिकल हो चुका है। मैंने जबकि मांग की कि मेरी दोबारा मेडिकल करवाया जाए, मेरी बात नहीं सुनी गई। कहा कि वीडियो प्रस्तुत कीजिए। मैंने उनसे कहा कि सर सचिवालय थाना का वीडियो ले लिया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि सचिवालय थाना के वीडियो प्रोड्यूस की जाए कोर्ट में, लेकिन कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये लोग न्यायिक व्यवस्था को भी नहीं मानते और जज साहब ने बिना सोचे समझे हमें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या हम गुनहगार थे? आज मैं आशुतोष भैया पर गलत FIR करवाता हूँ तो उस FIR के बदौलत जज ये भी नहीं अनुसंधान करना चाहेगी कि आप गलत हो या नहीं, और हमें जो है वो डायरेक्ट न्यायिक हिरासत में बेऊर भेज देगी। बेऊर में हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, रात भर हम लोग भूखे थे, दिन भर भूखे थे। जब बेऊर में पहुंचा शाम को 8-9 बजे तक हमारा चेकिंग किया गया, पूरा कपड़ा उतरवाया गया और इस तरह व्यवहार, इधर घूमो उधर घूमो, मानसिक रूप से प्रताड़ित। यहाँ बैठो, नीचे में ज़मीन पे पूरा ये शर्ट खोलो, नीचे बैठो, मतलब चारों तरफ पीक पड़े हुए हैं, वहाँ बैठो, फिर वहाँ से उठा करके अंदर चलो, एडमिशन लो, एडमिशन लेना पड़ता है। फिर वहाँ पर जब हमने कहा कि BPSC आंदोलन से हम आए हैं, हम कोई गुनहगार नहीं है, तब थोड़ा उनसे मानवीय व्यवहार हमसे होने लगा। नहीं तो वो लोग जुर्म, मतलब कि एक होता है ना कि जो अपराधिक है, उस तरह हम लोग से ट्रीट कर रहे थे। जब अंदर गए तो उस भयावह स्थिति थी भैया। सारा जितने भी लोग थे सजा याफ्ता थे, सब कन्विक्टेड क्रिमिनल थे। वो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे थे, गलत गलत बदी गालियाँ देते हैं वो लोग, माँ बहन की गालियाँ देते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जेल में जो है, जेल प्रशासन जेल नहीं चला रही है। आप वहाँ जाएंगे तो बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े चीज़ों पे वो काम कौन कर रहा है? तो जो सजा याफ्ता कैदी है वो कर रहा है। और उनकी गाली, उनकी जो मतलब जेल में जो प्रशासन नहीं चला रही है, सजा याफ्ता कैदी जेल को चला रहे हैं। बिल्कुल बेऊर जेल में, बिल्कुल बेऊर जेल नहीं है भैया, वहाँ बाजारीकरण है। हम लोग एक कपड़ा तक नहीं लेकर के गए थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, भूखे हम भी थे, रमांशु सर भी थे, खुशबू पाठक भी भूखे थी। लेकिन खुशबू को तो हमसे अलग कर दिया गया क्योंकि वो महिला थी। हम लोग भूखे थे, भूख लगी थी। जब अंदर आमद में एक आमद होता है, जैसे कोई कलेक्टर बंदी आते हैं तो उसे आमद में रखा जाता है। सब लोग, हम लोग को तो पता नहीं था क्योंकि हम लोग सजावार तो है नहीं या पहले कभी गए नहीं है, तो लोग खाना अपना अपना लेकर के आए थे। हमने कहा रमांशु सर को कि सर हमें भूख लगी है। रमांशु सर बोले बेटा भूख तो मुझे भी लगी है। सब खा रहे थे, हम लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कहीं इंसान कहीं ना कहीं मिल जाता है। एक व्यक्ति लिट्टी लाया था घर से बनवा के, एक लिट्टी हम लोग को दी है। रमांशु सर के आंखों में भी आंसू था। एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है, अपने 2-2 बच्चा को छोड़ करके, अपने फैमिली को छोड़कर 45 दिन गर्दनी बाग में बैठता है, और उनकी स्थिति, उन पर भी मुझे रोना आ रहा था कि इनकी क्या गलती है। आज बहुत शिक्षक बयानबाजी कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्यों नहीं आज खड़े हैं? वो रमांशु सर, कोई कहता है कि चेहरा चमका रहा है। अगर उनको चेहरा चमकाना होता ना तो वो भी पैसा कमा सकते थे मेंस के बैच लेकर के। वो नहीं कमा रहे हैं, वो बच्चों के साथ बैठे हुए। मैं आपको बताता हूँ भैया, रमांशु सर रो दिए उस दिन। मैं पहली बार, कहते हैं ना कि मेरे पिता वृद्ध है और रमांशु सर कहीं ना कहीं मेरे पिता के उम्र के हैं। जब एक बच्चा अपने पिता को रोता हुआ देखता है ना भैया, तो दिल फटता है कलेजा अंदर से। मैं
और टूट गया था जब उनको रोते हुए देख रहा था। तो मैं बस आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि कैसे भी उन्हें बाहर किया जाए। उनकी फैमिली इस चीज़ से मानसिक रूप से जूझ रही है। उस बच्चे का क्या गलती है जो 6 साल 7 साल का है, उसके पिता को जेल भेज दिया गया है। कब सुनेगी सरकार और कब सुनेंगे ये सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे लोग। हमें व्यक्तिगत रूप से किसी से दुश्मनी नहीं है, बस इस व्यवस्था से हम आहत है और व्यवस्था बदलनी चाहिए। जब हम अंदर गए भैया, एक एक लिट्टी खा करके रात भर रहे हैं। व्यवस्था ऐसी है जेल की कि 5 बजे के बाद अगर जो भी कैदी जाता है उसे खाना नहीं दिया जाता है। एक बार खाना मिलता है दिन में 10-11 बजे और एक बार खाना मिलता है भैया शाम को 4 बजे। फिर आप भूखे रहिए। हम लोग को रात भर कुछ खाना नहीं मिला, भूखे एक लिट्टी खा के रहे, जो कि 2 दिन से पहले से हम लोग भूखे थे। वहाँ जाने के बाद सुबह हमें निकाला गया और भैया वहाँ की व्यवस्था, लैट्रिन कैसे मतलब वॉशरूम कैसे यूज करवाया जाता है, ओपन पूरा है। आप यहाँ पे वॉशरूम कीजिए। हम मानसिक रूप से पूरा मतलब प्रताड़ित हो चुके थे कि किस व्यवस्था में अमानवीय व्यवहार होता है कैदियों के साथ वहाँ पर। और उसके बाद हमें वार्ड अलॉट किया गया। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग साथ रहेंगे ना, एक दूसरे का हिम्मत बनेंगे, लेकिन रहमांशु सर को अलग वार्ड में सोची समझी साजिश के तहत और मुझे अलग वार्ड में भेज दिया गया। हम लोग वहीं पर टूट गए थे कि अब क्या होगा। मैं सर को छोड़ करके नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती कहा गया कि आपको इसी वार्ड में जाना पड़ेगा, आप लोग साथ नहीं रह सकते। जब हमने कहा कि हमें एक साथ रखा जाए तो हमसे 500 रुपये की डिमांड की गई कि जब तक आप 500 रुपये नहीं दोगे एक वार्ड में नहीं होगा, नाम कटवाना पड़ता है वार्ड में से। वो ऐसा करते ही है ताकि पैसा मिले उनको। हमारे पास 1 भी रुपया नहीं था, हम कहाँ से पैसा देते। लास्ट में हमें जाना पड़ा वार्ड में। मेरा वार्ड था 4-20 और रहमांशु सर का वार्ड था 5-11। जब हम वहाँ गए तो उन लोगों को पहले से पता था कि हम लोग बीपीएससी में आए, क्योंकि वहाँ वो लोग जो है टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उन लोग को पता था, कहीं ना कहीं देखे थे वो लोग। वहाँ जाने के बाद भैया वहाँ पर क्या है, 2 तरह के खाना मिलते हैं। एक खाना जो फाइल पर मिलता है, फाइल का मतलब जो सरकारी खाना है। सरकारी खाना इंसान तो क्या भैया, जानवर भी ना खाए, ऐसा खाना खाना पड़ता था हमें। और वार्ड में जो खाना बनता था उसके लिए 5,000 देना पड़ता था। 2 दिन हम लोगों ने ये सरकारी खाना कैसे भी खाए। रहमांशु सर 2 तारीख से अमर अनशन करने वाले थे गांधी मैदान में। उन्होंने वहीं पर कह दिया कि मैं नहीं खाऊंगा कुछ। लोग उन्हें समझाए, पुलिस ने कहा कि आपको सेल में भेज दिया जाएगा। सेल एक अलग से बना हुआ होता है जिसमें अकेले आपको भेज दिया जाएगा। मैं डर गया था। मैंने सर के हाथ जोड़े कि सर मत कीजिए, अगर आप वहाँ चले जाएंगे ना तो मुझे लगता है कि मैं तो मर जाऊँगा रोते रोते। सर आप अगर रहेंगे ना तो मैं कहीं ना कहीं आपको देख करके जीवित रहूँगा। ऐसे भी समय आए भैया जब वो रोते थे और हम उसे ढांढस बनवाते थे कि सर आप रोइएगा तो हमारा क्या होगा। और जब हम रोते थे तो वो हमें कहते थे कि बेटा रोने की आवश्यकता नहीं है, हमने कोई चोरी या कोई भी डकैती नहीं किया, किसी को गोली नहीं मारी है, हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। और रोओगे ना भाई तो हम लोग अभी हार जाएंगे। हौसला रखो, हम लोग निकलेंगे। जो बाहर है वो हमारे बारे में सोचेंगे और हमें निकालेंगे। फिर हम लोग एक अति जगह बनाए कि हम लोग मिलेंगे कहाँ। तो जब भी वार्ड से छूटता था, वार्ड 2 टाइम में खुलता था। एक वार्ड जो है सुबह 6 बजे खुलता था, फिर 12 बजे बंद हो जाता था, फिर शाम को 6 बजे बंद हो जाता था। तो जब भी हम लोग निकलते थे वार्ड में से भैया, हम लोग जाते थे लाइब्रेरी में, बैठते थे, किताब पढ़ते थे, एक दूसरे से बात करते थे और उसी बीच में हम लोग साथ होते थे। नहीं तो हम लोग को हमेशा अलग रखा गया। तो इस तरह की भयावह स्थिति हर चीज़ के लिए। जब मेरा बेल बॉन्ड गया, हम लोग के पास पैसा नहीं था, अंगूठा लिया जाता है बेल बॉन्ड पे, उसके लिए हमसे पैसे मांगे गए कि आपको अंगूठा देने के लिए पैसे, हमारे पास नहीं था। जिस बेल बॉन्ड कब जाता है, जब आपका जमानत हो जाता है तब बेल बॉन्ड जेल में भेजा जाता है। उसके पश्चात जब बेल बॉन्ड वहाँ गया तो हमारा जमानत हो चुका है, लेकिन हम बेल बॉन्ड पे अपना अंगूठा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो वहाँ पे 70+ जो बिहार पुलिस के बच्चे को गिरफ्तार करके भेजा गया वो थे। वो लोग हम लोग को जानते थे, चूँकि गर्दनीबाग थाने में वो केस था। तो वो लोग बैठे देखते थे। एक बच्चा उसमें था, मैं नाम नहीं जानता उस भाई का। वो भाई बोले सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं पैसा देता हूँ, आप इनका थंब एक्सप्रेशन लीजिए। वो बच्चा अपने पैकेट से पैसा निकाल करके वो करवा कौन रहा था, सजा याफ्ता कैदी, सरकारी पेपर को सजा याफ्ता कैदी लेकर के आता है और एक कैदी से थंब एक्सप्रेशन लेने के लिए पैसे लेता है। नहीं तो वो नहीं करवाता है, माँ बहन की गाली देता है कि जाओ जिसको बोलना है बोल दो, पैसे नहीं दोगे थंब एक्सप्रेशन नहीं लेंगे। इस प्रकार की स्थिति है। फिर वो बच्चा पैसा दिया तब मेरा थंब एक्सप्रेशन लिया गया। तो ऐसी स्थिति है भैया। जब आप रिलीज़ हो रहे हो, जिस दिन मैं रिलीज़ हो रहा था उस दिन भी पैसे मांगे गए कि जब आप पैसे, रिलीज़ हो गया हूँ, कोर्ट से ऑर्डर आ गया, लेकिन मैं जब तक पैसा नहीं दूंगा मुझे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। मेरे भाई 1000 रुपये एक्स्ट्रा पेड किया यहाँ पर किसी व्यक्ति को,
ताकि वो रिलीज ऑर्डर भेजे। देखिए व्यवस्था क्या है कि न्यायालय ने मुझे रिलीज कर दिया है और मुझे छूटने के लिए भी कोर्ट से रिलीज ऑर्डर भेजने के लिए भी भैया मुझे पैसे दिए जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे, जब तक मेरा रिलीज ऑर्डर जेल प्रशासन को नहीं मिलेगी, और जेल प्रशासन भी रिलीज पेपर जब तक नहीं बनाएगा जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा। एक झारखंड का लड़का था वहाँ पर, वो भी सजा अब तक कैदी है और उसको रिलीज अथी बनाने का है। वहाँ पर कहा जाता है वो राइटर, जो लड़के पेपर ऊपर उठाते हैं कि राइटर है ये, तो राइटर को आप जब तक पैसा नहीं दीजिएगा भैया, आपका रिलीज आ गया है लेकिन रिलीज पेपर वो नहीं बनाएगा जब तक आप पैसे नहीं दीजिएगा। जेल अधीक्षक साहब वहाँ पर थे, मैंने सोचा उनसे मिलने के, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। वहाँ पर कन्विक्टेड का और अंडर ट्रायल 4000 कैदी है भैया, जिसमें से अंडर ट्रायल लगभग 2000 से 2500 लोग हैं। अगर कोर्ट सही से सुनवाई करे तो वो लोग सालों से पहले अपने घर में होंगे, लेकिन अंडर ट्रायल लोग कई सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से जेल में धूल फाँक रहा है, गंदी खाना खा रहा है, गंदे पानी पीने की व्यवस्था नहीं भैया, मतलब नाली से बदतर पानी पिलाया जाता है वहाँ। टंकी कभी साफ़ नहीं हुआ है, क्या है, उसी को पानी से पानी गिर रहा है, ओपन नल है, पानी गिर रहा है, चारों तरफ काई लगी हुई है और उस पानी को हम लोग को पीना पड़ता था भैया। इस तरह के अमानवीय बर्ताव किया जाता था। मेरे मस्तिष्क पे और मेरे दिमाग पर इन चीज़ों का ऐसा असर हुआ है कि मैं बताता हूँ कि अब मैं पूरी तरह से, मैं बता नहीं सकता हूँ मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। मैं आज भी बिहार के छात्रों को कहता हूँ कि अगर अब नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। मुझे बहुत लोग, जब मैं अपने चैनल से लाइव आता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम रो मत। रोना कोई नहीं चाहता है भैया, परिस्थिति ऐसा बना दिया गया है ना कि मैं भी एक इंसान हूँ, अपनी भावनाओं को मैं कैद करके नहीं रख पाता हूँ भैया। स्थिति ऐसी है कि पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बुक पढ़े हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पढ़ता हूँ अभी मेरे सर में इतना पेन है, इतना ज़्यादा भैया, मेरे बॉडी में पेन है, गला में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं किसी से कह नहीं सकता हूँ। अपने फैमिली को नहीं बताता हूँ कि मेरी माँ सुनेगी तो रो रो करके मर जाएगी। मेरा भाई यहाँ पर है, वो मैं अपने रूम पे नहीं हूँ, दोस्तों को रूम पे चला जाता हूँ कि मेरे भाई को मेरा जो है दर्द न दिखे, क्योंकि वो भावुक हो जाएगा। अगर मैं ही रोने लगूंगा तो वो खुद को नहीं संभाल पाएगा। इस तरह की स्थिति बन गई है भैया। मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ कि अब नहीं लगता है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा। पढ़ने में पढ़ता हूँ, फिर वो सारे ख्याल आते हैं कि किस तरह से डर सा बन गया है अंदर में। डर लगता है ये शासन प्रशासन की कार्रवाइयों से कि कल जाके ऐसा ना हो कि संगीन धाराओं में सालों के लिए मुझे कैद कर दिया जाए। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं लड़ूंगा, और जब तक लड़ूंगा जब तक हमारे हक अधिकार ये नहीं देते हैं। उस शासन प्रशासन से लड़ूंगा जो बर्बरतापूर्वक तरीके से हमें लाठी मारती है, वाटर कैनन चलाती है, विभिन्न धाराओं में संगीन अपराधी बना करके जेल भेजती है। आज तो मुझे ये लगता है, चूंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जेल भेजने का अधिकार केवल और केवल न्यायालय को है, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, जेल पहले ही से डिसाइडेड होता है। एक SHO, एक DSP अगर चाहेगी कि आपको जेल भेजना है तो वो भेज देगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप, अगर एक SSP या DSP चाहे कि आपको जेल जाना है तो आप जाओगे, न्यायालय की कोई भूमिका नहीं रहेगी। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री से, क्या JP साहब ने जब आपको पहली बार छात्र आंदोलन से निकल करके छात्रों की आवाज़ के लिए एक जननेता बनाया था, तो क्या उन्होंने कभी सोचा था कि आप इस तरह क्रूर रवैया अपने बिहार के छात्र के, अपने जिला के छात्रों के साथ आप करोगे? आज आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। छात्र 55 दिनों से रोड पर है और अब प्रगति यात्रा पे हो। एक बार आपको पटना में आप रहते हैं, आपका आवास पटना में, गर्दनीबाग 3 से 4 किलोमीटर है आपके आवास। एक बार भी साहब आपको ये नहीं हुआ कि आप आकर के उन छात्रों से मिल ले या बात कर ले? मैं पूछना चाहता हूँ उन सम्राट चौधरी से जिन्होंने कहा था कि अगर छात्र मुझे एविडेंस दे तो 2 मिनट में एग्जाम होगा। कहाँ है वो? कहाँ है सम्राट चौधरी जो छात्र गुहार लगा रहा है, मीडिया में सारा एविडेंस प्रस्तुत कर रहा है? कहाँ है? क्यों नहीं उनका बयान आ रहा है? मैं ये नहीं कहता, लोग बहुत बयानबाजी कहते हैं कि मानसिक रूप से ग्रस्त हो चुके हैं नीतीश कुमार। अब तो मुझे भी लगता है, वो अभिभावक है, नहीं बोलना चाहिए, अब तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं अपनी मानसिक स्थिति खो बैठे हैं। जो बिहार को, छात्रों को, जो छात्रों के नेता से जाने जाते थे, छात्र नेता से आज बिहार के राज्य के 19 वर्षों से 20 वर्षों से वो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज वो छात्रों को दरकिनार कर चुकी है। क्या 13 करोड़ आवाम में हमारी कोई भागीदारी नहीं? युवाओं की कोई भागीदारी नहीं? ऐसा नहीं है अमन, 13 करोड़ आपके साथ है, पूरा खबर फर्स्ट का फैमिली आपके साथ है।
देखिए ये अमन का टेबल है और आप देख सकते हैं, देखिए रोना नहीं अमन, देखिए तैयारी इसी टेबल पे अमन करता है। और देखिए एक परिचय है, एक किताब है ये, और इस किताब का जो शीर्षक ही है देखिए बिहार एक परिचय। सवाल बहुत बड़ा है कि ये किताब पढ़ के तो बिहार का परिचय आप जान जाइएगा, लेकिन क्या ये जो किताब में लिखा हुआ है वो हकीकत है, या फिर जो अभी आपने अमन से सुना वो सच है? डिसाइड आप खुद कीजिएगा कि हम जो पढ़ते हैं क्या वही सच होता है, या फिर जो हमारी ज़िंदगी में संघर्ष से जो प्राप्त होता है वो सच है। मैं बता दूं कि बिहार का परिचय है अमन, बिहार का परिचय है अमन ने जो जेल जाकर यातनाएं सही, जो सारी चीज़ें बताई, वो है बिहार का परिचय। बिहार का परिचय जेपी गोलंबर से लेकर इनकम टैक्स है, जहाँ पे बच्चों को खुलेआम प्रगतिवान लाठी की बौछार कर दी गई। बिहार का परिचय है कि किस तरह से बच्चों पर एफआईआर धराधर दर्ज करा दिया गया। बिहार का परिचय है कि जेल में रिलीजिंग लेटर के लिए भी अमन को पैसा देना पड़ रहा है। ये है सुशासन बाबू का बिहार, प्रगतिवान बिहार, जिसकी प्रगतिशील यात्रा पे बैठकर सुशासन बाबू अपनी अंतिम यात्रा की गुहार लगा रहे हैं। तो जय हिंद। बताइए आप लोगों को पे मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग खुद बताइए कि आप लोग कैसा बिहार चाहते हैं। ये किताब के हिसाब से जो लिखा हुआ है वो बिहार चाहते हैं, या फिर बिहार एक परिचय जिसको पढ़ के शायद अमन भी सोचा होगा कि हमारा बिहार तो बहुत अच्छा है। इसको पता भी नहीं होगा कि हमारे बिहार में क्या क्या चीज़ें रोज़ घटित होती है। और ये सिर्फ कहानी अमन की नहीं है, ये कहानी हर एक बिहारी की है। कितने बिहारी इस यातना को सह के अपने दिलों में वो आग को बुझा चुके हैं। उनको पता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये पहला शख्स है जिसने बताया कि कैसे क्या क्या हो रहा है, सिस्टम किस तरह से आम आदमी को अगर चाह जाए तो बर्बाद कर सकती है। लेकिन मैं बता दूं कि अमन आपके साथ पूरा बिहार है और हमारा पूरा फैमिली है। आप अकेले नहीं हो और आपको कुदरत ने चुना है, आपको रोना नहीं है, आप सिस्टम को बदलने के लिए हो और हम आपके साथ हैं। अमन को जितने भी भाई, मैं कहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि 13 करोड़ आवाम तक पहुँचे ये वीडियो और दर्द कि किस तरह से गुमराह किया जाता है राजनेताओं के द्वारा आम लोगों को। वोट मांगने समय जो राजनेता आपके हाथ छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, वो आपके गले काटने के लिए 5 साल तैयार रहते हैं। याद रखिएगा, वोट का चोट इस बार आपको देना होगा और बताना होगा कि हम वो बिहारी हैं जिससे कोई अगर गद्दारी कर जाए तो वह या फिर नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी या लालू यादव, या क्यों ना नए नवेले जो नेता बन रहे हैं प्रशांत किशोर, जो भी हम बिहारियों से गद्दारी करेगा उसका हिसाब बराबर होगा। जय हिंद।